हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वन शॉट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यूनिट को शुरू करने से पहले यूनिट के पहले साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, तो उसको पढ़ लेते हैं। तो कैथरीन इसाऊ वॉज बॉर्न इन यूक्रेन 1898. She studied in agriculture in Russia and Germany. She received her doctorate in 1931 US. He reported his early publication that curly top virus is spread through plant via food conducting or phloem tissue. Dr. Isau Plant Anatomy, published in 1954, took a dynamic development approach designed to enhance one's understanding for plant structure and an enormous impact worldwide. Literally bringing about a revival of discipline. The Anatomy of Seed Plant by the Catherine Esau was published in 1960. It was referred to as Webster of Plant Biology. It was referred to as Webster of Plant Biology. It is an encyclopedia. In 1957, she was elected to the National Academy of Science, becoming a sixth woman to receive that honor. In addition to prestigious award, she received a National Medal of Science from President George Bush in 1989. Catherine Esau died in year 1997. Peter Rowan, Director of Anatomy and Morphology. Missouri Botanical Garden. Remember that it absolutely dominated the field of plant biology even at the age of 99. तो सबसे पहले इसमें बताया गया कैथरीन एसाऊ के बारे में। कैथरीन एसाऊ का जन्म जो है यूक्रेन 1898 में हुआ था। इन्होंने रसिया से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इन्होंने पढ़ाई की और उनको जो है डॉक्टरेट डिग्री यूएस में 1931 में दी गई। और इन्होंने जो पब्लिकेशन जो दिया, अर्ली पब्लिकेशन करली टॉप वायरस के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि ये करली टॉप वायरस कैसे फैलता है। तो प्लांट में फूड कंडक्टिंग या उसको आप फ्लोएम टिश्यू बोलते हैं, उससे फैलता है। डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटमी पब्लिश की गई 1954। तो डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटमी कब पब्लिश की गई? 1954 में। और एक क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एनाटमी ऑफ सीड प्लांट जो है कब पब्लिश की गई? 1960 में। तो पहले 1955 में डॉक्टर इसाऊ प्लांट एनाटमी पब्लिश की गई। एनाटमी ऑफ सीड प्लांट जो पब्लिश की गई 1960 में पब्लिश की गई। और इनको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी जो है, वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी क्या है? इनसाइक्लोपीडिया है। वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी क्या है? इनसाइक्लोपीडिया है। और ये जो है ये सिक्स्थ वोमेन थी जिनको जो है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अवार्ड दिया गया। कब? 1957 में। तो जो कि कैसा था? प्रेस्टिजियस अवार्ड था। ये छठवीं महिला थी जो सी रिसीव्ड नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के द्वारा इनको नेशनल मेडिकल ऑफ साइंस का अवार्ड दिया गया। कैथरीन एसाऊ 1997 में डेड हो गई, इनकी डेथ हो गई। पीटर रोमन डायरेक्टर ऑफ एनाटमी एंड मार्फोलॉजी। पीटर रोमन क्या हैं? एनाटमी और मार्फोलॉजी के डायरेक्टर हैं। मिसूरी बोटेनिकल गार्डन जो है एब्सोल्यूट डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मिसूरी बोटेनिकल गार्डन जो है प्लांट बायोलॉजी से ज़्यादा संबंध रखता है। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे जंप करते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फेल टू fascinated us. Even these angiosperms show that large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by the presence of root, leaves, stem, flower, and fruit. In this chapter, we talk about the classification of plant based on morphology and other characters. For any successful attempt at classification and at understanding any higher plant, or for that matter or any living organism, we need to know a standard technical term and standard definition. We also need to know about the possible variation different part, found adaptation of plants to their environment, adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. If you pull out any weed, you will see that all of them have root, stem, and leaves. They may be bearing flower, fruits.
द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन ऑफ द ग्राउंड सिस्टम कॉल्ड शूट सिस्टम। तो ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे मार्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट को बोला जाता है एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट क्या है? एंजियोस्पर्म है। फ्लावरिंग प्लांट जो है एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म मोस्ट डोमिनेटिंग प्लांट है। एंजियोस्पर्म जो है लार्ज डाइवर्सिटी, आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में, जिसको आप मार्फोलॉजी कहते हैं। अगर किसी प्लांट की स्ट्रक्चर अगर एक्सटर्नली अगर स्टडी किए जाते हैं तो उस ब्रांच का नाम होता है मार्फोलॉजी। तो इसमें कौन कौन कैरेक्टर आते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। ये 5 कैरेक्टर हैं और इससे भी ज़्यादा हैं। तो सारे कैरेक्टर जो हैं प्रेजेंस बाय द रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे कैरेक्टर हम स्टडी करते हैं किसी भी प्लांट के, तो वो आती है हमारी मार्फोलॉजी में। प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो मार्फोलॉजी पर बेस्ड है और दूसरे अदर कैरेक्टर पर भी बेस्ड है। एनी सक्सेसफुल अटैम्प्ट क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कोई सक्सेसफुल बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए एट द अंडरस्टैंडिंग एट हायर एनी हायर प्लांट वी नीड टू, उसको हायर प्लांट के बारे में क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमको कुछ स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म ज़रूरत पड़ेगी और स्टैंडर्ड डिफिनीशन के बारे में। तो हाउ नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन डिफरेंट पार्ट, तो अलग अलग पार्ट में कैसी वेरिएशन आती हैं, प्लांट में एडाप्टेशन कैसे होते हैं। अब प्लांट में एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट वाइज भी एडाप्टेशन देखने को मिल सकते हैं कि एडाप्टेशन क्यों होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, स्टोरेज के लिए। तो एडाप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज। जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट हैं, सब में रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं। उनके पास में फ्लावर होते हैं, फ्रूट होता है। अंडरग्राउंड पार्ट जो फ्लावरिंग प्लांट का, उसको आप रूट सिस्टम बोलते हैं, जबकि वो जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट उसको आप शूट सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो अब देख लेते हैं रूट। द मेजॉरिटी of the dicot plant, the direct elongation of radicle leads to the formation of primary root, so grow inside the soil, be a lateral root of several order that is referred to secondary, tertiary root। तो ज़्यादातर जो डाइकोट प्लांट हैं उनमें जो रूट निकलती है वो रेडिकल से निकलती है। जो रूट रेडिकल से निकलती है उसको आप प्राइमरी रूट कहते हैं, जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है। और अगर वही प्राइमरी रूट लेटरल रूट अगर बियर करती है बहुत सारी, तो उसको आप बोलते हैं सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी, इस तरीके से रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेज, प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेज को मिला के बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। प्राइमरी रूट और ब्रांचेज को मिला के बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम उसको बोलते हैं। तो प्राइमरी रूट और ब्रांच को मिला के बोल देते हैं टैप रूट सिस्टम, जो आपको देखने को मिल सकता है मस्टर्ड प्लांट में। मस्टर्ड प्लांट में टैप रूट सिस्टम देखने को मिल सकता है। मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है और रिप्लेस कर दी जाती है बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूट में। ये रूट जो ओरिजिनेट होती हैं बेस ऑफ स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो क्या कहते हैं, मोनोकॉट प्लांट में प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रूट से। वो रूट ओरिजिनेट होते हैं, या आपकी जो प्राइमरी रूट होती है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, अगर स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होती हैं तो वो बनाता है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में देखने को मिल सकता है? वीट प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिल सकता है। टैप रूट सिस्टम मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिल सकता है। इन सम प्लांट लाइक ग्रासेज, मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, root arises from part of the plant other than the radicle called adventitious root। तो क्या कहते हैं कि हमारी जो ग्रास हो गया, मोन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, इसमें रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से, प्लांट के दूसरे पार्ट से रूट अराइजेज होते हैं, उनको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। तो हमारे पास 3 तरीके का रूट है, टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम में हमारे पास में कौन कौन आ जाते हैं? टैप रूट और उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, जो हमारी मस्टर्ड में देखने को मिल सकती है। मोनोकॉट प्लांट में जो है प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस कर दी जाती हैं। अगर ये रूट जो है हमारे स्टेम के बेस से अराइजेज होती हैं तो उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। जो फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वीट प्लांट में देखने को मिल सकता है।
ग्रासेज में, मोन्स्टेरा में, बनियान ट्री में, इसमें जो रूट हैं वो रेडिकल से नहीं निकलती हैं। ये रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से निकलती प्लांट के, तो उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। जो रूट का जो मेन फंक्शन ऑफ रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो जो रूट सिस्टम का जो मेन फंक्शन हो क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। ये इसके चार मेन फंक्शन है रूट सिस्टम के। पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, एनकरेज देना, फूड मटेरियल को स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बनाना। तो यहाँ पे जो हमको दिखाया गया डायग्राम में, ये आपको प्राइमरी रूट हैं, सेकेंडरी रूट हैं, मतलब ये आपका रूट सिस्टम दिखाया गया है। ये आपको बड दिखाई गई हैं। दो नोड के बीच के पार्ट को इंटरनोड बोलते हैं। नोड वो रीजन होता है जहाँ से हमारी लीफ वगैरह अराइजेज होती हैं। ये हमारा लीफ है, हमारा स्टेम है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है। तो अब आगे देख लेते हैं। ये जो हमको जो डायग्राम दिया गया है, इसमें हमारी मेन रूट बरकरार है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल है। ये टैप रूट का है। और इसमें देखिए फाइब्रस रूट अराइजेज हो गए, तो हमारी फाइब्रस रूट सिस्टम है। टैप रूट सिस्टम किस में देखने को मिल सकता है? मस्टर्ड में देखने को मिल सकता है। फाइब्रस रूट किस में देखने को मिल सकता है? वीट में। फाइब्रस रूट सिस्टम किस में देखने को मिल सकता है? आपका फाइब्रस रूट सिस्टम वीट में देखने को मिल सकता है। और ये हमारा कौन सा है? ये एडवेंटिशियस रूट है। तो एडवेंटिशियस रूट किस में हो सकता है? मोन्स्टेरा हो गया, बनियान ट्री हो गया, इनमें देखने को मिल सकता है। तो ये तीन तरीके के हमारे पास में रूट सिस्टम हैं। तो रीजन ऑफ रूट सिस्टम क्या कहता है? रीजन ऑफ रूट सिस्टम, the root is covered at the apex by the thimble-like structure called the root cap. It is protected the tender apex of the root. It makes the way through the soil. A few millimeter above the root cap is a region of meristematic activity. Cells of this region are very small, thin-walled, with dense protoplasm. They divide rapidly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement are responsible for the growth of the root in length. This region is called the region of elongation. The cells of elongation zone gradually differentiated and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. From this region, epidermal cell from very fine and delicate thread-like structure called root hair. These root hairs absorb water and minerals from the soil. तो रूट को जो एपेक्स पे जो कवर करता है वो थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं रूट कैप बोलते हैं। और ये क्या करेगा? हमारे रूट के टेंडर एपेक्स को प्रोटेक्ट करता है जब वो सॉइल में ग्रो करता है। रूट कैप के ऊपर कुछ मिलीमीटर के ऊपर एक रीजन होता है जिसको बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। वहाँ की सेल बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करती हैं, बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करती हैं। अब इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के प्रॉक्सिमल पास वाले रीजन की जो सेल होती हैं वो इनलार्जमेंट शो करती हैं, यानी कि थोड़ा अपने आप को ग्रो करती हैं। किस में ग्रो करती हैं? रूट जो होती है लेंथ में ग्रो करती है। इस वजह से इस रीजन का नाम रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा गया। अब इलोंगेशन की जो सेल होती हैं धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती हैं, वो मेच्योर हो जाती हैं, तो वो उस रीजन का नाम पड़ जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। अब इस रीजन की सेल जो ना मैचुरेशन की जो कुछ एपिडर्मल सेल होती हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा फाइन और डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, उसको बोलते हैं रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स का काम क्या है? वाटर और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। तो ये आपको जो दिख रहा है आपको रूट कैप दिख रहा है। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ये वाला रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है, ये वाला रीजन ऑफ एलोंगेशन है और ये वाला रीजन ऑफ मैचुरेशन है। और ये आपको दिख रहे हैं, ये वाले सब रूट हेयर दिख गए हैं। तो ये हो गया हमारे रीजन ऑफ रूट टिप स्टेम। What is the feature of the distinguish at a stem from a root? The stem is a ascending part of the axis bearing branch, leaves, flower and fruit.
It develops from the plumule of the embryo of a germinating seed. The stem bears node and internode. The region of stem where leaves are born called nodes, and internode are the portion between the two nodes. Stem bears bud. Stem bears bud, which may be terminal or axillary. Stem is generally green when young and later become woody and dark brown. The main function of stem is spreading out branches bearing leaves, flower and fruit, conducts water, minerals and photosynthesis. Some stem perform the function of storage of food, support, protection and vegetative propagation. तो क्या कहता है कि हमारा जो स्टेम है उसको हम रूट से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्टेम को डिफ्रेंशिएट और रूट से करने के लिए हमारे पास क्या है, ये स्टेम आपका कैसा असेंडिंग पार्ट है एक्सिस का, और जबकि सूट रूट कैसा है, डिसेंडिंग होता है। इसके पास क्या क्या होता है, इस एक्सिस के पास ब्रांचेज होती हैं, लीव्स हैं, फ्लावर हैं, फ्रूट हैं। और ये आपका जो स्टेम जो है ये किससे निकलता है, एम्ब्रियो के प्लम्यूल से निकलता है। जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रियो के प्लम्यूल से निकलता है। स्टेम के पास नोड होता है, इंटर नोड होता है। नोड वो रीजन होता है जहाँ से लीव्स निकलती हैं, उसको नोड बोलते हैं, और जो दो नोड के बीच का पोर्शन होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। स्टेम के पास में बड होती हैं, ये बड टर्मिनल हो सकती हैं या एक्सिलरी हो सकती हैं। स्टेम जब यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है, बाद में वुडी और डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है। मेन फंक्शन जो स्टेम का है वो क्या है, मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेज बियरिंग द। मेन फंक्शन स्टेम का क्या है कि ब्रांचेज को रखना, फ्लावर, फ्रूट को रखना, और ये आपका वाटर, मिनरल और फोटोसिंथेट्स, आपके ग्लूकोज वगैरह हो गए जो कार्बोहाइड्रेट बने हुए हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना। कुछ स्टेम जो हैं स्टोरेज का भी काम करते हैं, सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का भी काम करते हैं। लीफ द लीफ इज अ लेटरल generally flattened structure borne on the stem. It develops at the node and bears a bud in its axil. The axillary bud later develop into the branch. Leaves originate from the shoot apical meristem and are arranged in acropetal order. They are the most important vegetative organ for photosynthesis. तो क्या कहता है, लीफ जो है ये लेटरल होती हैं। ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, स्टेम के ऊपर होती है, और ये हमारी नोड से डेवलप होती हैं, और इसके पास में बड होती हैं एक्जाइल में। लीफ के पास बड होती है एक्जाइल में, तो इस बड का नाम होता है एक्सिलरी बड। बाद में यही बड जो है ब्रांच में डेवलप हो जाती है। लीफ जो होती हैं वो सूट एपिकल मेरिस्टम से डेवलप होती हैं। और लीफ जो होती है अरेंज होती हैं वो एक्रोपिटल ऑर्डर में अरेंज होती हैं। लीफ जो हैं ये वेजिटेटिव ऑर्गन होती हैं फोटोसिंथेसिस के। लीफ क्या है, वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो हमारे लीफ का अगर रीजन देखोगे तो एक हमारे पास में क्या होता है, लीफ बेस होता है। लीफ के रीजन जो हैं वो लीफ क्या होता है, बेस होता है पहला रीजन। दूसरा होता है हमारे पास पिटियोल होता है। तीसरा हमारे पास लेमाइना होता है। 3 रीजन होते हैं। और पिटियोल जो लीफ बेस है और पिटियोल यहाँ इसके बीच में पाया जाता है स्टिप्यूल, और इसी के पास में होती हैं लीफ के एक्जाइल में बड पाई जाती है। उस बड का नाम है एक्सिलरी बड बोलते हैं। A typical leaf consists of 3 main parts: leaf base, petiole and lamina. Leaf base, petiole and lamina, 3 main parts. The leaf is attached to the stem by leaf base. The may bear 2 lateral small leaf-like structure called stipule. In monocot, leaf base expand into a sheath covering the stem partially or wholly. In some leguminous plant, the leaf base becomes swollen, which called pulvinous. The petiole help hold the blade to light. The long, thin, flexible petiole allow leaf blade to the flutter in wind, thereby the cooling leaf and bringing fresh air to the leaf surface. Lamina or leaf blade, green expanded part of the leaf which with veins and veinlets. There is usually a middle prominent vein which is known as midrib. Vein provide a rigidity to the leaf blade, act as channel of transport for water, mineral and food material. The shape
shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. तो क्या कहते हैं, एक टिपिकल लीफ की अगर बात करें तो उसके पास में 3 पार्ट होते हैं। पहला हो गया हमारे पास में लीफ बेस, दूसरा हो गया पिटियोल, तीसरा हो गया लेमाइना। लीफ जो होती है वो स्टेम से लीफ बेस से जुड़ी होती है। लीफ जो है स्टेम से लीफ बेस के जरिए से जुड़ी होती है, और जो क्या करता है कि स्मॉल 2 छोटे छोटे लेटरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर रखता है, जिसको बोलते हैं स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है, लेटरली होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मोनोकाट में जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड करता है, सीथ कवरिंग द स्टेम, और स्टेम को वो जो सीथ है उसकी लीफ बेस जो है वो पार्शियली और पूरी तरीके से उसको कवर कर लेता है। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन कर जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस स्वेलन कर जाता है, उसको बोलते हैं पल्विनस। प्लेटियोल का काम क्या है, ब्लेड को होल्ड करना लाइट की तरफ, और ये लॉन्ग होता, थिन होता, फ्लेक्सिबल होता। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल जो है ये क्या करता है, हवा में हिलता रहता है, हिलने को अलाउ करता है, फ्लटर करता है। देयर बाय द लूफ कूलिंग द लीफ, जिसकी वजह से लीफ कूल होती है और फ्रेश एयर आती लीफ की सरफेस पे। लेमाइना को लीफ ब्लेड भी कहते हैं, जो कि ग्रीन होता है, और उसके पास में वेन्स और वेनलेट होती हैं। ये हमारी मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है, जिसको मिडरिप कहते हैं, जो हमारी लीफ ब्लेड को रिजिडिटी देती है। लीफ ब्लेड को यानी लेमाइना को रिजिडिटी देने का काम करती है। ठीक है। द चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल, और ये हमारी जो है चैनल होती हैं, वेन जो होती हैं हमारे वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। शेप, मार्जिन, एपेक्स और सरफेस और लेमाइना के इंसीजन के बेसिस पे हमारी लीफ वेरी करती रहती है। तो हमारे पास में देख लेते हैं वेनेशन क्या होता है। वेनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स in the lamina of leaf is termed venation. When the venolets form the network, the venation is reticulate. When veins runs parallel to each other on the lamina, venation term is parallel. The leaves in dicot plant are generally possess reticulate venation, while parallel venation is seen in the monocot plant. तो venation क्या होता है कि वेन और वेनलेट का लेमाइना में अरेंजमेंट कैसा है, उसको बोलते हैं वेनेशन। और जब ये वेनलेट्स नेटवर्क के फॉर्म में आती हैं तो बनता है रेटिकुलेट वेनेशन। जब ये वेन्स पैरेलली रन करती हैं एक दूसरे के साथ लेमाइना के अंदर, तो उस वेनेशन का नाम है पैरेलल वेनेशन। लीव्स डाइकोट प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जबकि पैरेलल वेनेशन जो है मोनोकाट प्लांट की लीफ में देखने को मिलता है। और जो हमको जो डायग्राम दिया गया है, ये डायग्राम ये है, तो ये हमको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है, ये हमको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है। तो एक किस में होगा, ये डाइकोट प्लांट में होगा। इसमें देखो एक मिडरिप है, और इसमें देखो छोटी छोटी पैरेलल वेन देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मोनोकाट प्लांट हो गया। तो ये हमारा कैसा रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट वेनेशन है। ये हमारा पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल वेनेशन है। फिर आगे देख लेते टाइप ऑफ लीव्स। The types of leaves, the leaf is said to be simple when lamina is entire or when incised. The incised do not touch the midrib. When incision of lamina reach up to the midrib, breaking it into a number of leaflets, the leaf is called as compound. A bud is present at axil of petiole in both simple and compound leaf, but not in axil of leaflet of compound leaf. तो ये क्या कहते हैं कि जो हमारी लीफ होती हैं 2 तरीके की हो सकती हैं। लीफ 2 तरीके की हो सकती हैं, एक सिंपल होती हैं, एक हमारे पास में कंपाउंड होती हैं। 2 तरीके की लीफ होती हैं, एक सिंपल होती हैं, एक कंपाउंड होती हैं। जो सिंपल लीफ होती है, सिंपल लीफ तब उसको कहेंगे जब लेमाइना जो है इन पूरा लेमाइना इंसाइज्ड ना हो, उसका इंसीजन जो है मिडरिप तक ना पहुंच रहा हो। अगर उसका लेमाइना का इंसीजन मिडरिप तक पहुंच जाता है तो उससे बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट बन जाती हैं, तो उस लीफ ब्रेक हो जाती है, तो उस लीफ का नाम होता है कंपाउंड लीफ।
बड जो होती है जो पिटियोल के एक्जाइल में प्रेजेंट होती है, चाहे सिंपल लीफ हो चाहे कंपाउंड, सिंपल और कंपाउंड लीफ के एक्जाइल में बड प्रेजेंट होती है, लेकिन लीफलेट के एक्जाइल में कंपाउंड लीफ की लीफलेट के एक्जाइल में आपका बड नहीं पाया जाता। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट, द कंपाउंड लीव्स में बी टू टाइप्स। कंपाउंड लीव्स दो तरीके की होती हैं, एक तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, दूसरी होती है पामेटली कंपाउंड लीव। एक पिन्नेटली कंपाउंड लीव, एक होती पामेटली। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीव क्या है? नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉमन एक्सिस नोन एज रैकिस which represents the midrif of leaf edge in the neem. Palmately compound leaf, the leaflet are attached at common point that is at the tip of petiole as seen in the silk cotton. तो क्या कहते हैं कि कंपाउंड लीफ दो तरीके की हो सकती हैं, कंपाउंड लीफ दो तरीके की हो सकती हैं। एक तो हमारे पास पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, दूसरी हमारे पास पामेटली कंपाउंड लीफ होती है। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में नंबर ऑफ लीफलेट्स जो होती हैं वो एक कॉमन एक्सिस से जुड़ती हैं जिसका नाम होता है रैकिस। अब रैकिस जो है वो नीम की मिडरिप रिप्रेजेंट करती है। नीम में जो लीफ की जो मिडरिप है वो रैकिस को रिप्रेजेंट करती है। पामेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट जो होती हैं वो एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी होती हैं, जैसे पिटियोल की टिप पे देखने को मिल सकता है। एग्जाम्पल है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन एग्जाम्पल है पामेटली का, और नीम जो है, नीम किसका एग्जाम्पल है? नीम होता है आपका किसका? पिन्नेटली कंपाउंड का। तो एग्जाम्पल ये हमको दिया गया है, ये आपको दिख रहा है, ये वाली इसको बोलते हैं रैकिस। रैकिस जो है ये मिडरिप को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट्स मिडरिप, ये मिडरिप को रिप्रेजेंट करती है। तो एक कॉमन एक्सिस है, ये कॉमन पॉइंट है, ये क्या है? कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट है तो ये तुम्हारी हो गई पामेटली, पामेटली, ये हो गई पिन्नेटली, पिन्नेटली। तो ये क्या है आपकी? रैकिस होती है। रैकिस क्या है? कॉमन एक्सिस है, वो कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन एक्सिस है, ये कॉमन एक्सिस है। अब आता है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी is the pattern of arrangement of leaves on a stem or a branch. It usually three types: alternate, opposite, and whorl. In alternate type of phyllotaxy, single leaf arises at each node in alternate manner, as seen in China rose, mustard, and sunflower. In opposite type, the pair of leaf arises at each node and lie opposite to each other, are seen in the calotropis and guava plants. If more than two leaves are arises at a node and form a whorl, it is called whorled phyllotaxy, that you know that seen in the Allistonia. तो फिलोटैक्सी क्या है कि स्टेम या ब्रांच के ऊपर लीफ का अरेंजमेंट कैसा है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, दैट इज फिलोटैक्सी। ये तीन तरीके की होती, कितने तरीके की है? थ्री टाइप्स की। पहली अल्टरनेट, दूसरी अपोजिट, तीसरी वर्ल। तो अल्टरनेट क्या होती है? अगर सिंगल लीफ बेस, अगर सिंगल लीफ एराइजेज होती है, हर एक नोड से एक लीफ अगर आ रही, वो भी अल्टरनेट मैनर में, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी देखने को मिल सकती है चाइना रोज में। अल्टरनेट, अल्टरनेट को याद करने का तरीका MSC, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, चाइना रोज। और एक हमारे पास में है GOC, GOC, जी फॉर गुआवा, जी फॉर गुआवा हो गया, ओ फॉर अपोजिट हो गया, अपोजिट, सी से हो गया कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस। तो एक हमारे पास GOC है, एक हमारे पास MSC है। MSC अल्टरनेट की है, तो अल्टरनेट फिलोटैक्सी, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज में, और GOC जो है वो गुआवा,
और कैलोट्रोपिस में देखने को मिलती है। और अपोजिट जो फिलोटैक्सी होती है वो एक नोड से लीफ के पेयर के फॉर्म में लीफ निकलती हैं, वो भी अपोजिट मैनर में। तो देखने को मिल सकता है कैलोट्रोपिस और गुआवा में अगर एक ही नोड से दो से ज़्यादा अगर लीफ अगर निकलती हैं वो भी वर्ल्ड बनाती हैं, तो देखने को मिल सकता है एलिस्टोनिया में, जो कि वर्ल्ड फिलोटैक्सी होगी। ये जो है चाइना रोज यानी अल्टरनेट, ये आपका गुआवा अपोजिट, ये आपका वर्ल्ड एलिस्टोनिया, ये वर्ल्ड फिलोटैक्सी। इनफ्लोरेसेंस, a flower is modified shoot where in the shoot apical meristem change to floral meristem. Internode do not elongate and axis get condensed. The apex protrudes different kind of floral appendages laterally at a successive node instead of leaves. When a shoot tip transforms into the flower, it is always solitary. The arrangement of flower on the floral axis is termed inflorescence. Depending on whether the apex get developed into the flower or continuous to grow, the two major types of inflorescence are defined. First is racemose and second is cymose. In racemose type inflorescence, main axis continue to grow, flower borne laterally in acropetal succession, while in cymose type of inflorescence, the main axis terminate in the flower, hence it is a limited growth. The flower are borne in basipetal order. तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है? एक फ्लावर जो होता है, एक फ्लावर जो है मॉडिफाई सूट होता है। वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, इंटरनोड इलोंगेट नहीं करते हैं और एक्सिस कंडेंस हो जाती है। एपेक्स प्रोड्यूस जो हैं, एपेक्स अलग अलग तरीके के फ्लोरल अपेंडेजेस प्रोड्यूस करती हैं लेटरली एट अ सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीफ, लीफ की जगह पर लेटरल बहुत सारे फ्लोरल अपेंडेजेस अलग अलग तरीके के प्रोड्यूस करती हैं। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, जब सूट टिप आपकी फ्लावर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर, इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, तो इन्फ्लोरेसेंस है क्या? फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट ही आपका इन्फ्लोरेसेंस है। तो ये आपका इन्फ्लोरेसेंस दो तरीके का होता है, एक होता है रेसिमोस, एक होता है साइमोस। रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस में क्या है कि मेन एक्सिस जो है वो लगातार ग्रो करती है, मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती है लेटरली इन अ एक्रोपिटल ऑर्डर। तो ये आपकी जो मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहती है, इसमें लीफ जो होती है वो लगातार आती रहती है और लीफ टर्मिनल पे नहीं आती। तो ये कैसा मैनर होगा? एक्रोपिटल सक्सेशन होगा। साइमोस टाइप में मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, तो इसका जो फ्लावर मेन एक्सिस पे आ जाता है, इस वजह से इसका ग्रोथ लिमिटेड होता है। तो इसमें लीफ जो होती है फ्लावर जो होगा वो बेसिपिटल आर्डर में होता है। तो हमारा रेसिमोस और साइमोस दो तरीके का इन्फ्लोरेसेंस है। रेसिमोस में मेन एक्सिस लगातार ग्रो करती रहती है और इसमें जो फ्लावर होंगे वो आपके कैसे होंगे? लेटरली अरेंज होंगे, वो भी एक्रोपिटल आर्डर में। साइमोस में इसमें मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाती है, फ्लावर टिप पे आ जाता है, तो इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। तो इसमें जो फ्लावर होते हैं वो बेसिपिटल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका दिया गया है? इसमें आपका टिप पे लगातार ग्रो करती जा रही, टिप पे कोई फ्लावर नहीं है, तो कैसा है? रेसिमोस है। और ये देखो यहाँ पे आपको टिप पे फ्लावर दिख गए, टिप पे फ्लावर, तो कैसा हो गया? साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया। Flower. The flower is a reproductive unit in the angiosperm. It is meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of whorl arranged in successively on the swollen end of the stalk or pedicel, called thalamus or receptacle. These are calyces, corolla, endoecium, and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organ, while endoecium and gynoecium are reproductive organ. In some flower like lily, calyx and corolla are not distinct and termed as perianth. When the flower has both endoecium and gynoecium, it is a bisexual, and flower either only stamen or only carpel is unisexual. तो फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव यूनिट एंजियोस्पर्म की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। एक टिपिकल फ्लावर के पास में 4 तरीके के
अलग अलग तरीके के वर्ड होते हैं। और ये वर्ड एक जो फ्लावर जिस पे जुड़ा होता है, फ्लावर जिस सॉइलेंट एंड पे जुड़ा होता है उसका नाम होता है पेडिसिल। उस सॉइलेंट एंड का नाम है पेडिसिल। तो जिस पे जुड़ता है, जिससे जुड़ता है, उसको बोलते हैं थैलमस या रिसेप्टिकल। थैलमस क्या रिसेप्टिकल है? सॉइलेंट एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसिल कॉल्ड थैलमस। जो पेडिसिल का जो सॉइलेंट एंड है, पेडिसिल का सॉइलेंट एंड क्या कहता है? थैलमस। सॉइलेंट एंड ऑफ पेडिसिल उसको बोलते हैं थैलमस। तो सॉइलेंट एंड ऑफ पेडिसिल ही क्या है? थैलमस है, उसको आप रिसेप्टिकल बोलते हैं। ये चार वर्ड कौन है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनिशियम। जिनमें से कैलिक्स और कोरोला जो हैं ये एक्सेसरी वर्ड होती हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनिशियम जो हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं। जैसे लिली में कैलिक्स और कोरोला सेपरेट नहीं होते हैं, लिली में कैलिक्स और कोरोला सेपरेट नहीं होते हैं, तो वहाँ पे एक नया नाम आता है पेरियंथ। पेरियंथ टर्म तब यूज किया जाता है जब कैलिक्स और कोरोला सेपरेट ना हो। फ्लावर में अगर दोनों एंड्रोशियम और गाइनिशियम दोनों अगर प्रेजेंट हैं तो उसको आप बाईसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगर उनमें से कोई एक या तो स्टेमन हो या तो कोई कार्पल या आपका कहते हैं फीमेल फ्लावर केवल प्रेजेंट हो तो उसको आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। In symmetry, the flower may be actinomorphic or radial symmetry or zygomorphic bilateral symmetry. When a flower can be divided into two equal radial half in any radial plane passing through the center, it's known as actinomorphic. A mustard, datura, chili. When it can be divided into two similar half only in one particular vertical plane, it is zygomorphic. P. Gulmohar bean cassia. A flower is asymmetrical or irregular if it cannot be divided into two similar half by any vertical plane passing to the center as in canna. तो सिमेट्री के बेसिस पे आपके फ्लावर तीन तरीके के हो सकते हैं। सिमेट्री के बेसिस पे आपके फ्लावर तीन तरीके के हो सकते हैं। एक तो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, और दूसरा आपके पास में एक एक्टिनोमॉर्फिक, दूसरा जाइगोमॉर्फिक, तीसरा होता है एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर तीन तरीके का है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिकल। तो एक्टिनोमॉर्फिक को रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्रिकल इरेगुलर होता है। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ, अगर किसी रेडियल प्लेन से उसके सेंटर से उसको दो बराबर रेडियल हाफ में अगर डिवाइड कर देते फ्लावर को तो उसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, जो कि देखने को मिल सकता है मस्टर्ड, धतूरा, चिली में। अगर फ्लावर को केवल एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कर सकता है, इस केवल अगर फ्लावर को वर्टिकल प्लेन से ही दो बराबर हाफ में डिवाइड किया जा सकता है उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। देखने को मिल सकता है पी गुलमोहर बीन केसिया में। फ्लावर एसिमेट्रिकल हो सकता है, इरेगुलर, इसमें आपको किसी भी वर्टिकल प्लेन से उसके सेंटर से फ्लावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जो देखने को मिल सकता है कैन्ना में। फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। फ्लावर ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस हो सकते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4 और 5 रिस्पेक्टिवली। फ्लावर विद bracts reduced leaf found at the base of the pedicel are called bracteate और those without bract are called ebracteate। तो फ्लावर जो है अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में है तो ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल है तो टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल में है तो पेंट्रामेरस उसको बोलते हैं। अगर फ्लोरल अपेंडेजेस 3 या 4, 5 के मल्टीपल में अगर पाए गए तो उसको ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस बोलते हैं। ठीक है। When the floral appendage are in multiple of 3 or 4 or 5 respectively, flowers with bracts reduced leaf found at the base of pedicel। अगर पेडिसिल के बेस पे ब्रैक्ट अगर पाया गया तो उसको बोला गया ब्रैक्टिएट, अगर ब्रैक्ट नहीं है तो उसको इब्रैक्टिएट बोला गया।
तो ये हमको फ्लावर का डायग्राम दिया गया है थैलमस के ऊपर, पोजीशन फ्लावर की। तो ये हमारा क्या है, हाइपोगाइनस, ये है हाइपोगाइनस। ये जो दोनों हमको दिखाए गए हैं, ये हमको दिखाया गया पेरीगाइनस, पेरीगाइनस, और ये हमको दिखाया गया है एपीगाइनस। तो हाइपोगाइनस में क्या है, यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, ओवरी टॉप पोजीशन, ओवरी पोजीशन टॉप है, यानी कि सुपीरियर ओवरी है। सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे पेरीगाइनस में क्या है, हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी है इसमें। और एपिगाइनस में इन्फीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी है। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में सारे ओवरी को छोड़ करके बाकी तीनों अपेंडेज कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम ओवरी के यानी कि नीचे से निकलते हैं, और पेरीगाइनस में बराबर से निकलते हैं। और यहाँ पर यानी कि एपिगाइनस में फ्लावर जो है, यानी ओवरी को आपके जो एक्सेसरी वर्ल हैं और एक रिप्रोडक्टिव आर्गन एंड्रोशियम, इसको सबको ओवरी को क्या करता है, ऊपरी से इनक्लोज कर देता है, तो इसको बोलते हैं एपिगाइनस फ्लावर या इंफीरियर ओवरी। Based on the position of calyx, corolla and androecium in respect to ovary and thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous or epigynous. In hypogynous flower, the gynoecium occupies the highest position while other parts are situated below it. The ovary in such flower is not called as superior ovary, seen in mustard, China rose, brinjal. If gynoecium situated at the center and other part of flower are located on the rim of thalamus, almost at the same level, known as perigynous. Ovary hair said to be half inferior, plum rose peach. Epigynous flower, the margin of thalamus upward, enclosing the ovary completely and getting fused with it. Other part of flower arises above the ovary, hence ovary is said to be inferior, as flower of guava, cucumber and ray florets of sunflower. तो कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोसियम की पोजीशन के बेसिस पे थैलमस के ऊपर ओवरी के रिस्पेक्टेड कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम की पोजीशन के बेसिस पे आपको फ्लावर को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। तो हाइपोगाइनस फ्लावर में आपकी जो ओवरी है, फ्लावर की ओवरी है, वो हाईएस्ट पोजीशन पे ऑक्युपाई करती है, और बाकी सारे जो पार्ट हैं वो ओवरी से नीचे निकलते हैं। तो ऐसी ओवरी को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, जो कि मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में देखने को मिलती है। अगर गायनीशियम सेंटर में हो और बाकी अदर पार्ट फ्लावर के थैलमस में, रिम में अरेंज हों, वो भी सेम लेवल में ओवरी के साथ, तो उसको बोलते हैं पेरीगाइनस। तो यहाँ पर ओवरी को बोला गया हाफ इन्फीरियर, जो कि एग्जाम्पल कौन है, प्लम, रोज, पीच। एपीगाइनस फ्लावर में आपका थैलमस जो है ऊपर की तरफ ग्रो करेगा, इनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली, ओवरी को कंप्लीटली कवर करता है, और गेटिंग फ्यूज्ड विथ, और उसके साथ में फ्यूज कर जा रहा है ऊपर की तरफ, और बाकी सारे पार्ट ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। तो ऐसी ओवरी को कहा गया इन्फीरियर ओवरी। यहाँ पर ओवरी नीचे हो गई तो इसका नाम इन्फीरियर ओवरी। एग्जाम्पल कौन, गुआवा, कुकुम्बर और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। पार्ट ऑफ फ्लावर, ईच फ्लावर हैज 4 flower world: calyx, corolla, androecium, gynoecium. Calyx is the outermost world flower are member called sepals. Sepals are green, leaf-like and protect the flower in bud stage. Calyx may be gamosepalous, sepals united, or polysepalous, sepals free. Corolla is composed of petals. Petals are usually bright colored to attract insect for pollination. Like calyx, corolla may also gamopetalous, petals united or polypetalous, petals free. Petals united
gamopetalous, petals free, polypetalous. The shape and color of corolla vary greatly in plants. Corolla may be tubular, bell shaped, funnel shaped or wheel shaped. तो क्या कहते हैं कि फ्लावर के चार पार्ट होते हैं, चार फ्लोरल वर्ड हैं। एक हमारे पास कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनीशियम। तो कैलिक्स क्या है, फ्लावर की सबसे बाहरी वर्ड होती है। इसके मेंबर का नाम है, इसको ये मेंबर को सेपल्स कहा गया। सेपल्स ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लावर को उसकी बड स्टेज में प्रोटेक्ट करते हैं। अगर कैलिक्स आपस में मिले हुए हैं, यूनाइटेड हैं, तो उसका नाम गैमोसेपलस। अगर कैलिक्स फ्री, सेपल्स फ्री हैं, तो उसको आप पॉलीसेपलस कहते हैं। कोरोला जो है, कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। कोरोला की यूनिट होती है पेटल्स। ये पेटल्स ब्राइट कलर के हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कैलिक्स और कोरोला भी, कैलिक्स की तरह कोरोला भी फ्यूज्ड हो सकते हैं, तो गैमोपेटलस। अगर फ्री हो सकते हैं तो पॉलीपेटलस पॉलीपेटलस गैमोपेटलस होते हैं। तो कोरोला का शेप और कलर प्लांट में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। कोरोला ट्यूबुलर शेप के, बेल शेप के, फनल शेप के और व्हील शेप के हो सकते हैं। Estivation mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to other member of same word is known as estivation. The main type of estivation are valvate, twisted, imbricate and vexillary. तो क्या कहते हैं एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन क्या है? सेपल्स और पेटल्स का, सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बड में, सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बड में एक दूसरे मेंबर के रिस्पेक्ट में उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। सेम वर्ड एस्टिवेशन। तब आपके जो एस्टिवेशन होते हैं, तो एस्टिवेशन क्या है? मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स फ्लोरल बड में सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट दूसरे मेंबर, सेम वर्ल्ड के दूसरे मेंबर के साथ में। यानी कि दूसरे मेंबर कौन कौन बचे? एंड्रोशियम और गाइनीशियम। उनकी रिस्पेक्ट में सेपल्स और पेटल्स का फ्लोरल बड में अरेंजमेंट का तरीका ही क्या एस्टिवेशन है। ये एस्टिवेशन चार तरीके के होते हैं। कौन कौन? पहला वाल्वेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रिकेट और चौथा होता हमारा वेक्सिलरी होता है। व्हेन सेपल्स आर पेटल्स आर in same are when sepals or petals in a world just touch another at the margin without overlapping as in calotropis it is should to be valvate if one margin of appendages overlaps that next one as shown in the China rose, ladyfinger, cotton, it is called twisted. If the margin of sepals and petals overlap one another but not in any particular direction seen in Cassia Gulmohar. The estivation is called imbricate. In pea and bean flower, there are 5 petals. In pea bean flower, there are 5 petals. Largest standard overlap 2 lateral petals wings, which turn overlap the 2 smallest anterior petals keels. This type of estivation is known as vexillary or papilionaceous estivation. तो क्या कहते हैं? जो एस्टिवेशन क्या है कि आपका एस्टिवेशन क्या है कि पेटल्स और सेपल्स का अरेंजमेंट ही आपका एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन चार तरीके का है, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी है। तो अगर सेपल्स या पेटल्स एक दूसरे को जस्ट टच करते हो मार्जिन पे बिना ओवरलैपिंग के, जस्ट टचिंग विदाउट ओवरलैपिंग, तो वॉल्वेट एस्टिवेशन कहलाएगा। वॉल्वेट एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है? कैलोट्रोपिस में। अगर पेटल्स और सेपल्स एक दूसरे को जस्ट टच करते हो, उसकी मार्जिन जस्ट टच करती हो, तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। एज शोन इन द चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन। अगर आपके एक पेटल्स या एक सेपल्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हो, अगर ओवरलैप करती है एक दूसरे को तो ट्विस्टेड, अगर विदाउट ओवरलैपिंग बट जस्ट टचिंग तो तुम्हारा वॉल्वेट। तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन में देखने को मिल सकता है। अगर सेपल्स और पेटल्स एक दूसरे के साथ बिना किसी
बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे को अगर ओवरलैप करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। केसिया, गुलमोहर, इनमें देखने को मिल सकता है। पी बीन फ्लावर में, केसिया गुलमोहर में इम्ब्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन। पी बीन फ्लावर में 5 पेटल्स होते, पी बीन फ्लावर में अगर 5 पेटल्स होती हैं, उनकी जो लार्जेस्ट पेटल है उसका नाम स्टैंडर्ड है, जो बाकी लेटरल पेटल्स यानी विंग्स को ओवरलैप करती है। विच टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट इंटीरियर, जो कि आपकी जो कील्स है, देखिए स्टैंडर्ड पेटल जो लार्जेस्ट पेटल है वो आपको वो विंग्स को ओवरलैप करती हो, और विंग्स जो हैं वो कील्स को ओवरलैप करती हैं। कील्स जो स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल होते हैं, कील्स जो है एंटीरियर पेटल होती हैं। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को आप वेक्सिलरी डिस्ट्रीब्यूशन या पेप्यूनोसिस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम इज अ कंपोज ऑफ स्टेमन, ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट्स द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन consist of stalk or filament and anther. Stalk or filament and anther. Each anther usually bilobed and each lobe has 2 chambers. The pollen sac, 2 chambers. The pollen sac. The pollen grain are produced in pollen sac. Sterile stamen called staminode. Stem of flower may be united with other members such as petals among themselves. Which stamen are attached to the petals? When stamen are attached to the petals, they are epipetalous as seen in the brinjal, or epiphyllous. Epipetalous as in brinjal, or epiphyllous when attached to the perianth. Epiphyllous when attached to the perianth as flower of lily. The stamen of flower may be either remains free, polyandrous, or united varying degree. The stems may be united into one bunch or one bundle, monadelphous as in China rose, 2 bundle, diadelphous in P, or into the more than 2 bundles, polyadelphous as seen in citrus. There may be variation length of filament within the flower as seen in salvia and mustard. तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम बनता है स्टेमन से मिलकर के बनता है। एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमन होती है। यूनिट क्या है? स्टेमन से। इसकी यूनिट क्या है? स्टेमन से। तो स्टेमन के पास में 2 पार्ट होते हैं। स्टेमन के पास में 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो एंथर होता है, एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है। हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं जो पॉलन सैक को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलन ग्रेन पॉलन सैक में बनते हैं। स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड कहा जाता है। स्टेमन्स फ्लावर के जो स्टेमेंस हैं वो यूनाइटेड हो सकते हैं दूसरे मेंबर के साथ में। अगर पेटल के साथ में यूनाइटेड हैं तो उसको कहा जाता है एपीपेटलस, जो कि ब्रिंजल में देखने को मिल सकता है। अगर पेरियंथ के साथ, पेरियंथ क्या होती है? जिसमें कैलिक्स कोरोला सेपरेट ना हो तो उसको पेरियंथ बोलते हैं। अगर स्टेमन पेरियंथ के साथ में अगर अटैच है तो उसको एपीफिलस बोलते हैं, जो लिली में देखने को मिल सकता है। अगर स्टेमन फ्री हैं, अगर स्टेमन यूनाइटेड हैं तो उसको बोलते हैं आप एक बंडल में यूनाइटेड है, 2 बंडल में, 3 बंडल में। अगर स्टेमन फ्री हैं तो उसको पॉलिएंड्रस बोलते हैं। स्टेमन अगर फ्री हैं तो पॉलिएंड्रस। अब यूनाइटेड हो सकते हैं अलग अलग डिग्री में। अगर एक बंच में या एक बंडल में है तो मोनोडेल्फस, जो कि चाइना रोज में देखने को मिल सकता है। 2 बंडल हैं तो डाइडेल्फस, पी में हो गया। अगर 2 से ज़्यादा बंडल हैं पॉलीडेल्फस, जो कि सिट्रस में है। देयर में भी वेरिएशन लेंथ, फिलामेंट का सेम फ्लावर के अंदर उनकी लेंथ वेरी करती है। जो एग्जांपल कौन है? सॉल्विया मस्टर्ड। सॉल्विया मस्टर्ड में सेम फ्लावर के अंदर फिलामेंट की लेंथ वेरी कर सकती है। एग्जांपल सॉल्विया एंड मस्टर्ड। फिर अगला है हमारे पास गाइनीशियम। तो Gynoecium is a female reproductive part of flower and is made of the 1 or more carpels. A carpel consists of 3 parts, namely stigma, style, ovary. Ovary is enlarged basal part on which lie an elongated tube, the style. Style connect ovary to the stigma. Stigma is at the tip of style and is a receptive surface for pollen grain. Each ovary bears 1 or more ovules attached to the flattened cushion-like placenta. When more than 1 carpel present, they may be free,
as in the lotus and rose called apocarpus. Term is syncarpus when carpel are fused, seen in the mustard, tomato. After fertilization, the ovules develop into seed and ovary mature into the fruits. तो गाइनीशियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये एक या एक से ज़्यादा कार्पल से बनते हैं। तो गाइनीशियम को बोलते हैं कार्पल। गाइनीशियम की यूनिट क्या है? कार्पल है। कार्पल क्या है? यूनिट है किसकी? गाइनीशियम की। जो गाइनीशियम एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बन सकते हैं। कार्पल के पास में 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी जो है लार्ज बेसल पार्ट होता है, ऑन विच लाई द इलोंगेटेड ट्यूब, जिसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल क्या है? ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ने का काम करती है। स्टिग्मा क्या है? स्टाइल के ऊपर जो टिप ऑफ द स्टाइल। तो स्टिग्मा क्या होती है? स्टाइल के टिप पे पाई जाती है, जो पॉलन ग्रेन के लिए रिसेप्टिविटी यानी कि रिसेप्टिव सरफेस के या लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाती है। ईच ओवरी एक ओवरी के पास एक से ज़्यादा ओव्यूल होते हैं, जो एक फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं उससे जुड़े हुए होते हैं ओवरी से। साथ में ओव्यूल ओवरी से प्लेसेंटा से जुड़ते हैं। प्लेसेंटा जो कि कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अगर एक कार्पल प्रेजेंट है, वन मोर देन वन कार्पल, अगर एक कार्पल से ज़्यादा अगर प्रेजेंट हैं, अगर वो फ्री हैं तो उसको एपोकार्पस बोलते हैं, जो कि लोटस और रोज में देखने को मिलता है। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसको सिंकार्पस बोलते हैं, जो मस्टर्ड और टोमेटो में देखने को मिल सकता है। लोटस और रोज में एपोकार्पस, और क्या कहते हैं, मस्टर्ड और टोमेटो में सिंकार्पस। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल डेवलप होते सीड में और ओवरी मैच्योर हो जाती फ्रूट में। Placentation, the arrangement of ovules within the ovary is known as placentation. The placentation of the different types, namely marginal, axial, parietal, basal, central, free central. Marginal placentation, the placenta form a ridge along the ventral sutures of the ovary and ovules born on this ridge, forming 2 rows, as in P. When the placenta is axial and ovule attached to its multilocular ovary, the placentation is said to be axial, as in China rose, tomato, lemon. Parietal placentation, the ovule differs from the inner wall of ovary or peripheral part. Ovary is one-chambered but becomes two-chambered due to formation of false septum, mustard or jimon. When the ovule are born on the central axis and septa absent, Dianthus primrose, the placentation is free central. Basal placentation, the placenta develops the base of ovary and single ovule is attached to it, as seen in the sunflower and marigold, or basal placentation. तो प्लेसेंटेशन क्या है? ओव्यूल का ओवरी के अंदर अरेंजमेंट कैसा, उसको प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ये प्लेसेंटेशन 5 तरीके का होता है: मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन और सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। 6 तरीके का होता है। तो प्लेसेंटेशन 6 तरीके का है: मार्जिनल, एक्जाइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल होता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है? इसमें ओवरी के वेंट्रल सूचर पे एक रिज बनता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा जो है ओवरी के वेंट्रल सूचर पे एक रिज बनाता है। ओव्यूल जो है इसी रिज पे 2 रो में अरेंज होते हैं, जो कि पी है। अगर एक्जाइल प्लेसेंटेशन है तो उसमें ओव्यूल जो होते हैं वो मल्टीलोक्यूलर ओवरी के अंदर ओव्यूल अरेंज होते हैं, जो कि चाइना रोज, टोमेटो और लेमन में होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन। पैराइटल प्लेसेंटेशन में इसमें ओव्यूल ओवरी की इनर वाल पर डेवलप होते हैं या पेरिफेरल पार्ट पे। ओवरी होती तो 1 चैम्बर्ड है, लेकिन ये 2 चैम्बर्ड हो जाती है। क्योंकि इसमें फॉल्स सेप्टा बनने लगता है, जो कि मस्टर्ड, आर्जिमोन इसके एग्जाम्पल हैं। व्हेन द ओव्यूल्स बॉर्न इन सेंट्रल एक्सिस, अगर ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे अगर बॉर्न करते हैं जहाँ पर सेप्टा एब्सेंट है, फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट है, तो पैराइटल प्लेसेंटेशन, जो एग्जाम्पल कौन है? आर्जिमोन और मस्टर्ड। डाइंथस और प्रिमरोज जो है फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल हैं। फ्री सेंट्रल में क्या है? इसमें सेप्टा एब्सेंट होता है, इसमें ओव्यूल सेंट्रल एक्सिस पे बॉर्न होते हैं। और बेसल प्लेसेंटेशन में प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के बेस से डेवलप होता है।
एंड सिंगल ओव्यूल अटैच टू इट, और बेसल प्रेजेंटेशन में सिंगल ओव्यूल ही ओवरी से जुड़ा, उसके प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, एज सीन इन द सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये किसका हमारा एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल दिया गया मार्जिनल। और ये हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है एक्सिस पे है, तो ये हो गया एक्जियल। ये हमारा कैसा हो गया? पैराइटल। ये हमारा हो गया तुम्हारा फ्री सेंट्रल। कितने? 2 2 4 फ्री सेंट्रल हो गया। और ये हमारा हो गया तुम्हारा कैसा? बेसल प्लेसेंटेशन। ये हमको 5 यहाँ पे डायग्राम दिए गए, जबकि हैं कितने? 6 तरीके के, मार्जिनल, एक्जाइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल और फ्री सेंट्रल। सेंट्रल और फ्री सेंट्रल 5 तरीके के हैं, लेकिन हमको जो डायग्राम में सेंट्रल का नहीं दिया गया, किसका दिया? फ्री सेंट्रल का दिया गया है एग्जाम्पल डायग्राम। Fruit is a characteristic feature of the flowering plant. It is mature or ripened ovary developed after fertilization. If the fruit is formed without fertilization of the ovary is known as parthenocarpic fruit. Generally, fruit consists of a wall or pericarp and seeds. Fruit consists of pericarp and seeds. Pericarp may be dry or fleshy. When pericarp is thick and fleshy, it differentiates into outer epicarp and middle mesocarp and inner endocarp. तो क्या कहते हैं? फ्रूट जो है ये फ्लावरिंग प्लांट का करेक्टर है। ये हमारी पकी हुई ओवरी या मेच्योर ओवरी ही है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट में बदल जाती है। इफ़ फ्रूट इज, अगर बिना फर्टिलाइजेशन का अगर फल बनता है ओवरी में बिना फर्टिलाइजेशन, ओवरी के बिना फर्टिलाइजेशन से अगर आपका क्या कहते हैं फ्रूट अगर बनता है, बिना फर्टिलाइजेशन से अगर ओवरी फ्रूट में बदलती है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट के पास में 2 पार्ट होते हैं। फ्रूट में 2 चीज़ें आती हैं, पेरिकार्प और सीड। फ्रूट में कौन कौन आता है? पेरिकार्प को बोलते हैं आप वॉल, इसी को बोलते हैं फ्रूट वॉल। पेरिकार्प फ्रूट वॉल होती है, और साथ में सीड। ये 2 लोग मिलके फ्रूट बनाते हैं। फ्रूट मतलब पेरिकार्पो या फ्रूट वॉल और सीड। अब पेरिकार्प जो होती है ये आपकी ड्राई या फ्लेसी हो सकती है। पेरिकार्प थिक और फ्लेसी अगर है, पेरिकार्प अगर थिक और फ्लेसी है तो डिफ्रेंशिएटेड होगी, आउटर एपिकार्प, मिडिल मेजोकार्प और इनर इंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। तो मैंगो और कोकोनट में फ्रूट जो है वो ड्रूप होता है। मैंगो और कोकोनट में फ्रूट ड्रूप है, जो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है, वन सीडेड होता है, एक सीड होता है। मैंगो में पेरिकार्प जो होती है, मैंगो में पेरिकार्प कैसा होती है आपकी? डिफ्रेंशिएटेड होती है। किस में डिफ्रेंशिएटेड होती है? आउटर थिन एपिकार्प में, मिडिल फ्लेसी एडिबल मेजोकार्प में, और इनर स्टोनी हार्ड इंडोकार्प में। कोकोनट में जो ये भी ड्रूप होता है, इसमें मेजोकार्प फाइब्रस होती है। तो आपका मैंगो में आपकी जो पेरिकार्प डिफ्रेंशिएटेड है, किसमें? पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट एपिकार्प में, आउटर है, मेजोकार्प मिडिल है, और इंडोकार्प अंदर है, इनर। और यहाँ पे सीड है। तो एपिकार्प, मेजोकार्प, इंडोकार्प में आपकी जो पेरिकार्प होती है डिफ्रेंशिएटेड होती है, किसमें? मैंगो में। ये भी ड्रूप है, ये भी ड्रूप है। और इसके पास में एपिकार्प नहीं होता। इसका जो मेजोकार्प है किसका? कोकोनट का, वो कैसा होता है? फाइब्रस होता है। जबकि कोकोनट उसका मैंगो का मेजोकार्प कैसा होता है? मिडिल फ्लेसी होता है, एडिबल होता है। और इसका इनर पार्ट इंडोकार्प हार्ड होता है। इसकी आउटर थिन एपिकार्प होती है, सीड। The ovule after fertilization develop into seeds, and seed is made up of a seed coat and embryo. Embryo is made up of radical embryonal axis and one or two cotyledon. तो ओव्यूल जो हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में बदल जाते हैं। सीड के पास में कौन कौन होता है? सीड कोट, सीड के पास में सीड कोट होती है और एम्ब्रियो होता है। सीड के पास में सीड कोट और एम्ब्रियो होता है। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल।
एम्ब्रियो बनता है रेडिकल से। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक तो रेडिकल हो गया, दूसरा एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, और तीसरा कॉटिलिडन हो गया। अगर एक कॉटिलिडन है तो वीट और मेज जो कि मोनोकॉट, अगर दो कॉटिलिडन है ग्राम और पी, ये हमारा डाइकोट। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड, द आउटरमोस्ट कवरिंग, the outermost covering of the seed is seed coat. The seed coat has two layers. Seed coat has two layers, outer testa and inner tegument. The hilum is a scar on seed coat through the which the developing seed were attached to the fruit. Above hilum is a small pore called micropyle. Within the seed coat is the embryo, consists of embryonal axis and two cotyledon. The cotyledon are often fleshy and full reserve food material. At the two ends of the embryonal axis are present the radicle and plumule. In some seeds, such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization is a food storing tissue and called endospermic seed. In the plants such as bean, gram, pea, the endosperm is not present in mature seed. Such seed are called non-endospermic. तो अगर हम डाइकोट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखते हैं, तो जो सीड की जो सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, सीड की जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसको सीड कोट बोला गया, आउटर मोस्ट कवरिंग। इस सीड कोट के पास में दो लेयर होती हैं। बाहरी वाली लेयर का नाम टेस्टा होता है, अंदर वाली लेयर का नाम टेगमेन होता है, और एक हाइलम जो होता है, एक स्कार होता है सीड कोट के ऊपर। सीड कोट पर एक स्कार पाया जाता है, इसको हाइलम बोलते हैं। और ये हाइलम जो है डेवलपिंग विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट, इसी हाइलम से ही फ्रूट से आपका सीड जुड़ा हुआ होता है। हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। विद इन द सीड कोट एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो के पास में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कॉटिलिडन होते हैं। एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, दो कॉटिलिडन होते हैं। अब ये कॉटिलिडन फ्लैशी होते हैं और ये फूड मटेरियल को रिजर्व करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल। एट द टू एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस के टू एंड पे, एक पे रेडिकल होता है और एक पे प्लम्यूल होता है। रेडिकल रूट बनाएगा, प्लम्यूल सूट बनाएगा। सम सीड्स सच एज कैस्टर में एंडोस्पर्म होता है, डबल एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन से। फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। एंडोस्पर्म क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या है? फूड स्टोरिंग टिश्यू होता है। एंड इस तरीके के सीड को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? जिनमें एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो में बचा कुचा रह जाता है। ऐसे प्लांट को एंडोस्पर्मिक प्लांट या ऐसे सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। कौन कौन? बीन, ग्राम, पी। बीन, ग्राम, पी, इनमें एंडोस्पर्म मेच्योर सीड में नहीं होता, तो ऐसे एंडोस्पर्मिक को बोलते हैं, ऐसे सीड को नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो जिनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है मेच्योर सीड में, उसको एंडोस्पर्मिक सीड, और जिनमें मेच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो ये हाइलम है, ये माइक्रोपाइल है, छोटा सा पोड, ये माइक्रोपाइल है, ये हाइलम हो गया। ये सीड कोट है, ये रेडिकल है लोअर पार्ट वाला, ये वाला प्लम्यूल है, इसको बोलते हैं हाइपोकोटिल। ये है एपिकोटिल, और जिसके लेटरली साइड में दो कॉटिलिडन है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकाट सीड। Generally, monocot seed are endospermic, but some, as in orchid, are non-endospermic. In the seed of cereals such as maize, seed coat is membranous and generally fused with fruit wall. The endosperm is bulky and stored food. The outer covering of endosperm separate embryo by the proteinaceous layer called aileron layer. The embryo is small and situated in the groups at one end of the endosperm. It consists of one large sealed shape cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in sheaths which called coleoptile and coleorhiza respectively. तो अगर इसमें क्या कहते हैं, मोनोकाट सीड के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम देखते हैं, तो मोनोकाट सीड जनरली होते कैसे? इंडोस्पर्मिक होते हैं, लेकिन कुछ में नॉन इंडोस्पर्मिक होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो MO, ये मोनोकॉट,
मोनोकाट प्लांट, ये हो गया ऑर्किड। ये कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। इनमें मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता, नॉन एंडोस्पर्मिक। और जनरली इन द सीड ऑफ सेरल्स, जैसे मेज में आपका होता है। मेज में जो जैसे सेरल्स हो गया, मेज में सीड कोट मेम्ब्रेनियस होता है और ये फ्रूट वॉल के साथ में फ्यूज्ड होता है। और इनमें एंडोस्पर्म बहुत ज़्यादा होता है और फूड को स्टोर करता है। कि जो एंडोस्पर्म की जो आउटर कवरिंग होती है वो एम्ब्रायो को सेपरेट करती है। उस कवरिंग कैसे होती है? प्रोटीनिसिस नेचर की होती है, उसका नाम एलुरोन लेयर है। एम्ब्रायो स्मॉल होता है, सिचुएटेड इन द ग्रुप्स एट द वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। इट इज कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड सेप कॉटलिडन, उसको आप स्केटुलम कहते हैं। एक शॉर्ट एक्सिस होती है, प्लेम्यूल और रेडिकल। शॉर्ट एक्सिस के पास प्लेम्यूल और रेडिकल होता है। प्लेम्यूल और रेडिकल, प्लेम्यूल की कवरिंग का नाम कोलियोप्टाइल होता है और रेडिकल की कवरिंग का नाम कोलियोराइजा होता है। कोलियोराइजा होता है। इसमें याद करने का, इसमें भी रूट है, इसमें आर है तो रेडिकल हो गया, इसमें पी है, इसमें पी है तो प्लेम्यूल कोलियोप्टाइल। ये हमारी जो लेयर दिख गई ये वाली, ये हमारी एलुरोन लेयर है। कैसी होती? प्रोटीन नेचर की होती, प्रोटीनिशियस होती। इसमें सीड कोट और फ्रूट वॉल कैसा होता है? फ्यूज्ड होता है। सीड कोट कैसा होता है? मेम्ब्रेनियस होता है, मेम्ब्रेनियस होता है, ये मेम्ब्रेनियस होता है। ये सील्ड सेप आपका स्केटुलम पाया जाता है, कॉटिलिडन, ये सील्ड सेप कॉटिलिडन होता है। ये हमारा प्लेम्यूल है और ये हमारा रेडिकल है। प्लेम्यूल की कवरिंग का नाम कोलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग का नाम कोलियोराइजा। ये एंडोस्पर्म है, ये एंडोस्पर्म है और ये शॉर्ट एक्सिस है। इसके पास, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के पास में ये एम्ब्रायो है। एम्ब्रायो के पास में शॉर्ट एक्सिस होती है, उसके पास रेडिकल, शॉर्ट एक्सिस होती है, रेडिकल और प्लेम्यूल होता है। रेडिकल की कवरिंग का नाम कोलियोराइजा और प्लेम्यूल की कवरिंग का नाम कोलियोप्टाइल। ये हमारा एंडोस्पर्म है। अब कुछ टेक्निकल टर्म है फ्लावरिंग प्लांट में, इसको देख लेते हैं। वेरियस मार्फोलॉजिकल फीचर आर यूज डिस्क्राइब फ्लावरिंग प्लांट। Description has to be brief, simple, and scientific language and presented in proper sequence. The plant is described beginning with a habit, vegetative character, may root, stem, leaves, and then floral character, inflorescence and flower parts. After describing various parts of plant, the floral diagram and a floral formula are presented. Floral formula is represented by some symbol. The floral formula BR stand for bracteate, K stand for calyx, C stand for corolla, and P for perianth, A for endoecium, G for gynoecium, and G below the line, superior ovary, और G above the line, inferior ovary, और ये मेल फीमेल bisexual plants. Ecteromorphic, zygomorphic, and nature of flower. For the zygomorphic nature of flower, fusion is indicated by enclosing figure within bracket, addition by the line drawn above the symbol of the floral part. A floral diagram provides information about number of parts of flower, their arrangement, and the relation they have with one another. The position of mother axis with respect to the flower is represented by dot on the top of floral diagram. Calyx, corolla, endoecium, gynoecium are drawn in successive order. Calyx being outermost and gynoecium being in center. Floral formula shown in cohesion and addition within the part of world between worlds. The floral diagram and floral formula represents mustard plant family Brassicaceae. तो क्या कहते हैं कि कुछ जो हैं हमारे टेक्निकल टर्म हैं जो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो यही जो टर्म होते हैं हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज होती है किसी भी प्लांट की मार्फोलॉजिकल फीचर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें हैबिट के बारे में वेजिटेटिव कैरेक्टर में रूट, स्टेम, लीव्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद में फ्लोरल कैरेक्टर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लोरल पार्ट आ जाते हैं। और फिर तुम्हारे पास में फ्लोरल डायग्राम आ जाता है, फ्लोरल फार्मूला आ जाता है।
फ्लोरल फार्मूला में कुछ सिंबल हैं, जैसे BR जो है ब्रैक्टिएट को रिप्रेजेंट करता है, K जो होता है कैलिक्स को, C कोरोला, P पेरियंथ, A एंड्रोसियम, G गाइनीशियम। G के नीचे हॉरिजेंटल लाइन है उसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, अगर G के ऊपर लाइन है तो उसको इन्फीरियर ओवरी। और ये तुम्हारा मेल और ये तुम्हारा फीमेल। और ये जो होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर, ये जो प्लस जैसा सिंबल है एक्टिनोमॉर्फिक, और जो परसेंटेज जैसा सिंबल है जाइगोमॉर्फिक। ये सब जो है नेचर ऑफ फ्लावर के लिए बताए जाते हैं, फ्लावर का नेचर कैसा होगा। फ्यूजन जो है वो अगर इनक्लोजिंग फिगर ब्रैकेट के अंदर है तो वो फ्यूजन को बतलाता है। एडिशन जो होता है, अगर एक लाइन खींच दी जाती है फ्लोरल पार्ट के ऊपर, फ्लोरल पार्ट में जिससे वो जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं एडिशन। फ्लोरल डायग्राम क्या क्या देता है? फ्लोरल डायग्राम हमको देता है इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ पार्ट ऑफ फ्लावर। दूसरा जो है उनके अरेंजमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तीसरा जो उनके बीच में रिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फ्लोरल डायग्राम क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है कि फ्लावर के कितने नंबर हैं, फ्लावर के नंबर के बारे में बता सकता है, फ्लावर के पार्ट के नंबर के बारे में, फ्लावर के पार्ट के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अरेंजमेंट देता है, अरेंजमेंट के बारे में बतलाता है, और उनके रिलेशन के बारे में भी बतलाता है। और जो मदर एक्सिस की जो पोजीशन है वो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला नहीं, फ्लोरल डायग्राम की टॉप के, फ्लोरल डायग्राम के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैलिक्स एंड्रोशियम, कैलिक्स कोरोला, एंड्रोशियम गाइनीशियम जो हैं वो सक्सेसिव वर्ड के टर्म में पहले कैलिक्स, फिर कोरोला, फिर एंड्रोशियम, फिर गाइनीशियम ऐसे ड्रॉ किए जाते हैं। कैलिक्स आउटर मोस्ट होती है, गाइनीशियम सेंटर पे होता है। फ्लोरल फार्मूला में कोहिशन और एडिशन ये वर्ल्ड के पार्ट होते हैं, अंदर ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं। फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला जो आपको डायग्राम में दिया गया है मस्टर्ड का दिया गया है। मस्टर्ड की फैमिली ब्रेसिकेसी, तो ये हमको दिया गया है। ब्रेसिकेसी के बारे में क्या है, ये एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक बाईसेक्सुअल, कैलिक्स 4 2+2 वर्ल्ड के फॉर्म में, कोरोला 4, एंड्रोशियम 4+2, आउटर टू सॉल्ट इनर 4 लॉन्ग होता है। गाइन्यूशियम 2, ओवरी सुपीरियर ओवरी, सिंकार्पस यानी फ्यूज्ड को बतलाता है कितनी ओवरी हैं, 2 ओवरी हैं। गाइनीशियम कितनी है, 2 हैं। सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर गाइनीशियम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, मतलब ये हाइपोगाइनस फ्लावर है, हाइपोगाइनस फ्लावर यानी कि सुपीरियर ओवरी। तो ये हमको दिया गया है मस्टर्ड की फैमिली का नाम ब्रेसिकेसी फैमिली। फिर अगली हमारी फैमिली आती सोलिनेसी। तो सोलिनेसी इट इज़ अ लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड पोटैटो फैमिली। इट वाइजली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेट जोन्स। वेजिटेटिव करेक्टर प्लांट मोस्टली हर्ब, shrub and rarely small tree. Stem herbaceous, rarely woody, aerial, erect, cylindrical, branched, solid or hollow, hairy or glabrous. Underground stem in potato, Solanum tuberosum. Leaf alternate, simple, rarely pinnately compound leaf, exstipulate or venation is reticulate. तो सोलेनेसी फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है, इसको पोटैटो की फैमिली कहा गया है। ये ट्रॉपिक्स रीजन में, सब ट्रॉपिक्स में, यहाँ तक कि टेम्परेट जोन में भी पाई जाती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर देखें तो इसके प्लांट ज़्यादातर हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं, बहुत रेयरली छोटे छोटे ट्री होते हैं। स्टेम हर्बिसियस होगा, बहुत कभी कभी वुडी हो सकता है, एरियल होता है, इरेक्ट सिलेंड्रिकल होता है, इसका स्टेम सिलेंड्रिकल होता है, ब्रांच्ड है, सॉलिड हॉलो हो सकता है, हेयर्स भी पाए जाते हैं। ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोशन। लीफ अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती, सिंपल लीफ होती है, सिंपल कभी कभी पिन्नेटली कंपाउंडली पाई जाती है, मतलब इनके लीफ सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकते हैं। एक्सस्टिपुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। फ्लोरल करेक्टर में देखें तो इन्फ्लोरेसेंस सॉलिटरी, एक्सिलरी, साइमोस, एजिन, सोलेनम। फ्लावर बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कैलिक्स सेपल्स 5 यूनाइटेड, परसिस्टेंस, वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन, कोरोला, पेटल्स 5 यूनाइटेड, वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन,
एंड्रोशियम स्टेमन्स 5, एपीपेटलस, gynoecium bicarpillary, obligate placed, syncarpus, ovary superior, bilocular, placenta swollen with many ovules, eggshell, fruit berry capsule, seed many endospermic। तो इनका फ्लोरल करेक्टर अगर देखा जाए तो फ्लोरल करेक्टर में इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा, सॉलिटरी है, एक्जिलरी होता है, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम में। फ्लावर बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमार्फिक होता है, सेपल्स 5 होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, सेप कैलिक्स पाए जाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, परसिस्टेंस कैलिक्स होता है, इनमें वॉल्वे, इनके कैलिक्स और कोरोला दोनों में वॉल्वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनमें कैलिक्स यूनाइटेड हैं तो इसको बोलते हैं गैमोसेप्लस, कोरोला यूनाइटेड हैं तो गैमोपेटलस। एंड्रोशियम 5 स्टेमन 5 होते हैं इनके पास में, ये एपीपेटलस होता है, इनमें एंड्रोशियम पेटल से अटैच्ड होता है। गायनीशियम बाईकार्पिलरी होती है, सिंकार्पस ओवरी है यानी कि ओवरी सुपीरियर होती है, बाईलोक्यूलर हैं, 2 लोक्यूल होते हैं, प्लेसेंटा स्वेलन होता है और बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। वो भी कैसे ओव्यूल, इनमें प्लेसेंटेशन कैसा होगा, एक्जाइल, प्लेसेंटेशन एक्जाइल, प्लेसेंटेशन कैसा है, एक्जाइल है। फ्रूट बेरी या कैप्सूल हो सकता है, सीड बहुत सारे हो तो भी कैसे, इंडोस्पर्मिक होते हैं, तो इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं ये हमारे। फ्लोरल फार्मूला एक्टिनोमार्फिक बाईसेक्सुअल, कैलिक्स 5 फ्यूज्ड दैट इज गैमोसेप्लस, कोरोला फ्यूज्ड 5 गैमोपेटलस, एंड्रोशियम 5, एंड्रोशियम जो है पेटल से जुड़ा हुआ इसको बोलते हैं एपीपेटलस, ये जो है एपीपेटलस, एपीपेटलस। गायनीशियम 2 ओवरी सुपीरियर है, सिंकार्पस यानी ओवरी फ्यूज्ड है, 2 हैं, वो भी ओवरी टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, हाइपोगानस फ्लावर है, सुपीरियर ओवरी है, गायनीशियम 2 है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मैनी प्लांट बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, स्पाइसी, चिली, मेडिसिन, बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी, टोबैको, ऑर्नामेंटल, पिटूनिया। तो इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखें तो इस फैमिली के बहुत सारे मेंबर फूड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, टोमेटो, ब्रिंजल और पोटैटो, स्पाइस के तौर पे चिली, मेडिसिन के तौर पे बेलाडोना, अश्वगंधा, फ्यूमिगेटरी के तौर पे तंबाकू और ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पे पिटूनिया। तो समरी को भी पढ़ लेते हैं। Flowering plant exhibit enormous variation in shape, size, structure, mode of nutrition, lifespan, habit and habitat. They have well developed root and shoot system. Root system is either tap root or fibrous. Generally dicot plant have tap roots and while monocot plant have fibrous root. Root in some plant get modified for storage, food, mechanical support, respiration. Shoot system is differentiated into stem, leaves, flower and fruit. Morphological features of stem like presence of nodes, internode, multicellular hair, positively phototropic nature of help to differentiate the stem from roots. Leaf is a lateral outgrowth of stem developed exogenously at the node. These are green colored to perform the function of photosynthesis. Leaf exhibit marked variation in their shapes, size, margin, apex, and extent of incision of leaf blade lamina. The flower is modified shoot meant for sexual reproduction. The flowers are arranged in different type of inflorescence. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to other part. Arrangement of petals, sepals, ovules. After fertilization, ovaries modify into fruits, ovules into seeds. Seeds either may be monocotyledons or dicotyledons. They vary in shape, size, and period of viability. Floral character form the basis of classification and identification of the flowering plant. This can be illustrated through the semi-technical description of families, hence flowering plant described in the definite sequence by using scientific term. The floral feature are represented is summarized from a floral diagram and floral formula. तो फ्लावरिंग प्लांट जो हैं ये बहुत ज़्यादा शेप, साइज और स्ट्रक्चर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी वेरी करते हैं, लाइफ स्पेन, हैबिट और हैबिटेट में भी वेरी करते हैं। ये वेल डेवलप्ड, इनमें रूट और शूट सिस्टम पाया जाता है। रूट सिस्टम
टैप रूट हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है। जनरली डाइकोट प्लांट में टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मोनोकोट प्लांट में फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है। कुछ प्लांट की रूट जो होती हैं स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो जाती हैं, रेस्पिरेशन के तौर पे मॉडिफाई हो जाते हैं। रेस्पिरेशन के तौर पे कौन है? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स होती हैं रूट हमारी। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी हो जाती हैं, कौन सी? हैंगिंग रूट। हैंगिंग जिनको बोलते हैं प्रॉप रूट होती हैं। दूसरी हमारे पास स्टिल्ट रूट होती हैं। स्टिल्ट रूट जो मेज और शुगर केन में होती हैं, मेज और शुगर केन में होती हैं। प्रॉप रूट पाई जाती हैं बनियान में पाई जाती हैं। तो रूट सिस्टम जो डिफ्रेंशिएटेड होता है स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट में मार्फोलॉजिकल फीचर जो होते हैं स्टेम के, उनमें क्या देखते हैं? नोड का प्रेजेंस होना, इंटरनोड का प्रेजेंस होना, मल्टी सेलुलर हेयर। स्टेम के ऊपर मल्टी सेलुलर हेयर जो पाए जाते हैं उनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर जो कहाँ पे होते हैं? ऑन स्टेम ट्राइकोम्स होते हैं। तो ये हमारे मल्टी सेलुलर हेयर होते हैं, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब सन की तरफ होती हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक नेचर की होती हैं। डिफरेंशिएट टू द स्टेम फ्रॉम रूट, और रूट जो होती हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। रूट जो हैं निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं। लेटरल आउटग्रोथ ऑफ स्टेम डेवलप एक्सोजेनसली, नोड से बाहर की तरफ, यानी एक्सोजेनसली आपकी लीफ निकलती हैं, प्लांट स्टेम में लीफ निकलती हैं। ये ग्रीन कलर में होती हैं। इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस है। लीफ में बहुत सारे ऑब्जर्वेशन वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, शेप, साइज, मार्जिन, एपेक्स और यहाँ तक कि इंसिजन के बेसिस पे, जो कि लेमाइना में कंपाउंड सिंपल वगैरह देखते हैं। फ्लावर क्या है? मॉडिफाई सूट है। इसका मतलब है कि उसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा। फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट अलग अलग तरीके का हो सकता है इन्फ्लोरेसेंस के, in different type of inflorescence. Flower arranged in different type of inflorescence, that is cymose and racemose. They exhibit enormous variation, structure, symmetry, position of ovary in relation to other part, arrangement of petals, sepals, ovules के रिस्पेक्टेड यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में बदल जाती है, ओव्यूल जो है सीड में बदल जाते हैं। सीड जो है मोनोकॉटिलिडन, एक कॉटिलिडन वाले या 2 कॉटिलिडन वाले हो सकते हैं। ये शेप, साइज और पीरियड ऑफ वायबिलिटी से भी डिपेंड करते हैं। शेप, साइज और पीरियड ऑफ वायबिलिटी में वेरी करते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर जो होती है, फ्लोरल कैरेक्टर फॉर्म, फ्लोरल कैरेक्टर क्या क्या बनाती हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फ्लोरल कैरेक्टर क्या क्या बनाती है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। कैन बी लिस्टेड थ्रू सेमी टेक्निकल टर्म ऑफ फैमिलीज। फ्लावरिंग प्लांट जो होती हैं वो डिफरेंट सीक्वेंस बतलाती है, साइंटिफिक टर्म का यूज़ करके उसको हम प्रॉपर सीक्वेंशियल हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फ्लोरल फीचर जो है, हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल डायग्राम से, और पहला फ्लोरल डायग्राम, दूसरा फ्लोरल फार्मूला से हम फ्लोरल फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। थैंक यू।